जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर भी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट। तो अब उस केस में क्या करें? वहां से हट जाओ जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक मार्केट हो या कुछ भी हो, उसमें जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है उसको कोई दुनिया की ताकत प्रेडिक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। बस ज्यादातर जो सटोरी है वो यहीं बैठे हैं। सटोरी मतलब समझते हो? आजकल ये स्टॉक मार्केट में और इधर उधर यहाँ पे वहां पे बहुत लोग डेली का यही करते रहते हैं, सट्टा करते रहते हैं। अभी गोल्ड सिल्वर में भी बहुत हुआ है, खरीद लिया, बेच दिया, इंट्राडे कर दिया, आज ले लिया, कल बेच दिया। ये सब क्या है? जिस चीज को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना, ये सट्टा है, गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन है। तभी तो गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाया है। अब वो सही है गलत है मैं भी वहां नहीं जा रहा, बट उनका लॉजिक यही है गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गंवा रहे हैं इस तरह की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में, तो उनको लगता है कि ये बढ़ा देने से कोई फर्क पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? वेदर यू टॉक अबाउट गोल्ड और सिल्वर और स्टॉक मार्केट, जहां भी आपको पैसे से ज्यादा पैसा बनाना है, क्या वहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हो? और जहां प्रेडिक्ट कर सकते हो वहां पे रिटर्न नहीं है, तो प्रेडिक्ट क्या कर सकते हो? एफडी प्रेडिक्ट कर सकते हो। एफडी की जो रिटर्न है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। लॉक कर दो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वहां पैसा लगा दो। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? वेरी लो गेन्स। व्हाई आर यू सेइंग दैट? क्योंकि अगर मान लो 6% की रिटर्न आपको आई और आप एक ठीक ठाक टैक्स स्लैब में हो, यानी मान लेते हैं आप 20% में या 30% में हो, तो 20-30% आपको उस 6% में से भी निकल गया, कट गया, तो आपके हाथ में कितना आया? 4-5%। इन्फ्लेशन कितनी है ऑफिशियली अगर आप देखोगे, एज पर गवर्नमेंट डेटा विच इज बेस्ड अपॉन अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, अ बास्केट ऑफ आइटम्स जो गवर्नमेंट ने खुद पिक करी है, अगर उसको ना देखो और जो एक्चुअल में आपका जो एक्सपेंडिचर था आज से 5 साल पहले, उसके बेसिस पे आप खुद कैलकुलेट करो कि इन्फ्लेशन कितना है, तो आप देखोगे वो नंबर ज्यादा है। ऑफिशियली दिखता है 4-5%, लेकिन एक्चुअल में है 8-10%। तो 10% अगर इन्फ्लेशन हो गया और आपके हाथ में आ रही है रिटर्न 4-5%, तो आप पैसा कमा नहीं रहे हो, गंवा रहे हो, आप गरीब हो रहे हो। तो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जहां पे गारंटी है, यानी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, वहां पे रिटर्न नहीं है, और जहां रिटर्न्स है वहां पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब क्या करें? शॉर्ट टर्म में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डेटा। जैसे एक बुक है, मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप सबको, द फोर्थ टर्निंग। उसका थीसिस क्या है? जैसे एक इंसान होता है, उसकी एज होती है मान लो 100 साल, तो उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 25, 25, 25, 25। तो जो पहले 20 से 25 साल होते हैं वो बहुत अलग होते हैं उससे जो लास्ट के 20-25 साल होते हैं एक इंसान की लाइफ के अकॉर्डिंग। अभी करेंटली वी आर इन द एरा ऑफ फोर्थ टर्निंग, इन द सेंस जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ टोटल कोलैप्स। और वो बुक लिखी गई थी आज से 20-25 साल पहले, या शायद उससे भी पहले, आई एम नॉट श्योर। बट उसमें जो जो भी बताया गया था कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, आज एग्जैक्टली सब ऐसे ही हो रहा है। और ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की विजन क्या है, बहुत ही नैरो है, तो हमें ये लगता है कि अभी कुछ अलग हो रहा है। पिछले हजारों सालों में ऐसा बहुत बार हो चुका है। मतलब ये 80 से 100 साल की एक साइकिल होती है जो बार बार घूमती है। अगर आप हिस्ट्री को समझ जाओ तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। यही तो तरीका है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का, और क्या है बताओ? इज देयर एनी अदर वे? हिस्ट्री को समझ जाओ, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको समझ जाओ, यही से तो फ्यूचर निकलेगा। फ्यूचर आसमान से थोड़ी ना टपकेगा। तो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? वंस यू अंडरस्टैंड कि पास्ट में क्या हुआ और किस तरीके से हुआ और अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो आप फ्यूचर देख सकते हो। फ्यूचर आपके सामने है, इसमें क्या मुश्किल है? बट वो उससे बहुत अलग होता है जिस तरीके से मासेस एक्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत लोग हैं वो देख करके भी उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता कि अगर ऐसा है तो सब ये क्यों कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, आपने फ्यूचर में देख लिया कि यहां पर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है अगले 1 साल में, लेकिन आप देख रहे हो चारों तरफ लोग अपना घर बना रहे हैं वहीं पर जहां पर यह प्रेडिक्शन हो चुकी है कि यहां पर भूचाल आएगा। तो आपको अपने ऊपर डाउट होगा, इतने सारे लोग तो पागल हो नहीं सकते, इतने सारे लोग तो बेवकूफ हो नहीं सकते, लगता है मुझ में ही कुछ कमी है। तो आप भी वहां पर घर बनाओगे क्योंकि सब बना रहे हैं। इसको भेड़चाल बोलते हैं। जिन्होंने मशीन्स बनाई थी, क्योंकि गोल्ड तो हर कोई डिग कर रहा था, हर कोई स्पेक्युलेट कर रहा था कि यहां भी सोना हो सकता है, वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, तो सबसे ज्यादा क्या बिकी? मशीन्स, क्योंकि बिना मशीन के आप गोल्ड को डिग नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है जिसके बिना ये एआई, रोबोटिक्स, ये जो नई दुनिया में जो भी कुछ चाहिए है, आईओटी जिसको बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो होना पॉसिबल ही नहीं है। बॉटलनेक
जहां पर जा करके सब स्टक हो जाएगा। यानी ये जो एआई के डेटा सेंटर्स हैं, एनवीडिया ने चिप तो बना लिया और सब लोग पैसा किसमें लगा रहे हैं? एनवीडिया में। बट उन चिप्स को जिस डेटा सेंटर में लगाना है, उस डेटा सेंटर को चलाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। तो बॉटलनेक क्या आया? चिप नहीं, एनर्जी। उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। एनर्जी कहां से आएगी? सबसे तेजी से जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, दैट इज सोलर एंड विंड। उसके लिए क्या चाहिए? धूप चाहिए। धूप तो है हमारे पास में। और क्या चाहिए? कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कॉपर, सिल्वर, जिसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया? कॉपर सिल्वर क्या हो गया इस केस में? अगर वो गोल्ड रश के एग्जांपल से देखा जाए तो जो मटेरियल है, जो उन मशीन्स को बनाने के लिए चाहिए, मान लो उन मशीन्स को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक तरह का मटेरियल चाहिए। मशीन्स की बहुत डिमांड है क्योंकि हर कोई गोल्ड के पीछे पागल हुआ पड़ा है। तो पूरी दुनिया भाग रही है गोल्ड की तरफ। कुछ लोग मशीन सप्लाई कर रहे हैं, उससे भी कम लोग पीछे से उस मशीन को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। और क्या हो अगर उन मटेरियल्स की सप्लाई ही इतनी लिमिटेड हो जिसकी कोई हद ही नहीं है? तो इस तरह से सोचना होता है। बट वी नेवर थिंक लाइक दिस। बट अगर पैसा है तो उस पैसे को कहां लगाओगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर एफडी में लगाते हैं तो फायदा नहीं है, नुकसान है। इस बात को अच्छे से समझ लो। तो कहां लगाओगे? अगर अभी की बात करी जाए तो लोगों का दिमाग कैसे चलता है? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, वहां पे रिटर्न ज्यादा है। स्टॉक मार्केट यानी कि अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वो था अराउंड 5-5.5 हजार रुपए के आसपास सन 2000 में। आज कहां पर है? 80-85 हजार के आसपास। तो कितना गुना बढ़ गया? 15 से 16 गुना, 17 गुना। गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो गोल्ड कहां पर था? अराउंड 4-4.5 हजार के आसपास। आज कहां है? 1.5-2 लाख के आसपास। तो गोल्ड कितना बढ़ गया? अराउंड 40 टाइम्स। सिल्वर था 8,000 रुपए के आसपास। आज कहां है? जाओ मार्केट में लेने के लिए 3-3.5 लाख रुपए के आसपास, अगर आप फिजिकली मार्केट में लेने जाए, यानी वो भी हो गया 40 गुना। तो आपका ये जो फंडा है कि अगर हायर रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा, ये फंडा तो अभी पिछले 25 सालों में गलत प्रूव हो रहा है। अगले 25 साल की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। सिर्फ बड़ी बड़ी मेट्रोज में नहीं, दिल्ली एनसीआर में नहीं, इसके आगे भी आप निकल जाओ, यहाँ से 50-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर भी, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं प्राइसेस ऑलरेडी। अगेन द क्वेश्चन इज, पैसा कहां लगाओ? जब रियल एस्टेट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेटेड हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं? वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान है। जो मुश्किल है उस तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं। सो जब हमने रियल एस्टेट को हटा दिया, क्यों हटा दिया? क्योंकि वो एक बबल के जैसा है। जो प्राइस एक्चुअल में ज्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक घर के लिए, उससे बहुत ज्यादा प्राइसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। दैट मीन्स इट इज ओवर इन्फ्लेटेड। दैट मीन्स इट इज लाइक अ बबल, जो आज नहीं तो कल फटेगा। तो आज अगर आपने वहां पे पैसा लगा दिया लोन लेकर के, तो आने वाले टाइम में आप दोनों तरफ से फंसोगे। एक तरफ से वैल्यू कम हो गई, दूसरी तरफ से लोन भी चुकाना है, और तीसरी तरफ से एक नई प्रॉब्लम है कि अगर उस बिल्डर ने डिलीवरी नहीं किया तो क्या करोगे? तो लोन भी चुकाओ, वैल्यू भी कम, और घर भी नहीं है, और किराया भी भरो। नोएडा में देख लो क्या हुआ है। तो रियल एस्टेट को भी हमने हटाया, तो बचा क्या? कहां लगाओगे पैसा? म्यूचुअल फंड्स। अब अगर म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हो तो इसका मतलब आप मैक्रो लेवल पे, यानी ग्लोबल लेवल पे, आपको कुछ भी नहीं पता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। यू हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। मतलब आप एक कुएं के मेंढक की तरह हो। एआई कहां तक पहुंच चुका है यूएस में, उसका इफेक्ट तो आप देख रहे हो, बट वो जो आपको दिखा रहे हैं दैट इज नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट द रियल पिक्चर इज। वो जो पब्लिक के लिए रिलीज कर रहे हैं और जो पीछे आर&डी चल रही है, वो कुछ और ही हो रहा है। अभी रेस वो नहीं है जो आप लोगों को दिख रही है, जहां तक आप लोग सोच रहे हो। जहां तक आप लोग सोच रहे हो वो तो मीडिया आपको परोस रहा है। एक्चुअल गेम पता क्या है एआई में? एक्चुअल गेम ये है कि कौन सबसे पहले सुपर इंटेलिजेंस तक पहुंचता है। यानी कि जो एआई को आज डेवलप करने के लिए एआई रिसर्चर्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, वो भी एआई खुद क्रिएट करेगा, खुद अपने आप को इंप्रूव करेगा। तो इंसान पूरे तरीके से स्लूप में से हट जाएगा। तो जो कंपनी पहले वहां तक पहुंच जाएगी, तो वहां पे जो स्केलेबिलिटी है उसकी अपर लिमिट हट जाएगी, वो कहीं तक भी जा सकती है। एक्चुअल गेम ये है। बट इसमें आप लोगों का क्या यूज है? कुछ भी नहीं। बट ये कोई बोलेगा नहीं। क्या बोलेंगे? कि ये जो हम निकाल रहे हैं सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों की लाइफ बेटर करने के लिए निकाल रहे हैं, व्हाटएवर दैट मींस। गेम ये नहीं है, गेम उससे बहुत बड़ी है, और ये यूएस को चाइना को दोनों को पता है, तभी ये वॉर चल रही है। जो कोल्ड वॉर चल रही है, फाइनेंशियल वॉर चल रही है, इसके पीछे रीजन यही है। ये जो सेलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा अपसाइड डाउन टर्न होने वाला है। हाँ, यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए चाइना के ऊपर, उससे क्या हो रहा है? चाइना यूएस में सेल नहीं कर पा रहा, तो सेल करके बदले में मिलता क्या है? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर क्या है? फिएट करेंसी।
backed by what? By nothing. So what is it? It's like a Ponzi scheme. Don't you understand that? बदले में क्या मिला? कागज का टुकड़ा. एक्चुअल में गुड्स किसको मिले? प्रोडक्ट किसको मिले? यूएस को. मेहनत कौन कर रहा है? चाइना. चाइना को बदले में क्या मिला? कागज का टुकड़ा. ये पुरानी दुनिया की बातें हैं. नई दुनिया में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो यूएस डॉलर है, विच यूज्ड टू बी द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कि पूरी दुनिया के गुड्स और सर्विसेज ले लिए, बदले में उनको अपने कागज के टुकड़े दे दिए. उन्होंने उन्हीं कागज के टुकड़ों में से जो बचे उससे यूएस का डेट खरीद लिया. आज वो सब, यहां तक कि उसके अलाइज भी यूएस का डेट बेच रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं. तो इसका मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है. चाइना ओपनली कह रहा है कि वी वांट टू बी द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी. ऑल्दो उसके कहने से कुछ नहीं होता है, और ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती है. मतलब रातों रात ऐसा नहीं है कि यूएस हट जाएगा, चाइना की करेंसी आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला. इस पूरी प्रोसेस में 5-10 साल लगेंगे. उस 5-10 साल में क्या होगा किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा. तो जब किसी को कुछ नहीं समझ आता है तो कोई इंसान क्या करता है? जैसे आप हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, पैनिक है, मान लो बाढ़ आ गई, तो उस वक्त क्या करोगे? स्विमिंग करोगे? आप कहोगे वाह मजा आ गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए चलते हैं. अरे घर आपका पूरा एडवेंचर बना पड़ा है, तो उस वक्त क्या चाहिए आपको? एडवेंचर चाहिए. एडवेंचर तो पहले ही बहुत है आसपास में. क्या चाहिए बाढ़ में? उस वक्त आप कुछ स्टेबल ढूंढते हो. आप कुछ ऐसा स्टेबल ढूंढते हो जो बाढ़ उसको बहा करके ना ले जा सके. सबसे स्टेबल क्या है यहां पर? उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, जो भी हाथ में पकड़ने आता है. तो हिस्टोरिकली वो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता था? यूएस डॉलर, द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी. अब उसी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है. ना तो यूएस पे ट्रस्ट है, ना यूएस की करेंसी पे ट्रस्ट है, और ट्रंप की तो बात ही मत करो. तो अब जब बाढ़ आएगी, कब आएगी? हर कुछ साल में आती है. मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, रियल एस्टेट क्रैश हो जाता है, जैसे सन 2000 में हुआ, फिर 2008 में हुआ. तो सारा पैसा निकल करके कहां जाता था? यूएस ट्रेजरीज में और बॉन्ड्स में. अब तो लोग बेच रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसकी यील्ड्स बढ़ रही हैं. यील्ड बढ़ने का मतलब होता है उसका प्राइस कम हो रहा है. तो कोई भी चीज ऐसी खरीदोगे जो आज आप खरीदते हो और उसका प्राइस कल कम हो जाएगा. बट यूएस बॉन्ड्स के साथ तो यही हो रहा है. तो यूएस बॉन्ड्स विच यूज्ड टू बी द सेफ हेवन, वो अब सबसे रिस्की एसेट बनता चला जा रहा है. तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो स्टॉक मार्केट नहीं, रियल एस्टेट नहीं, बिटकॉइन, क्रिप्टो विच इज अ रिस्क एसेट, वो नहीं, और इस सब का जो बेस था पिछले 100 साल में, यानी कि यूएस बॉन्ड्स एंड ट्रेजरीज, वो भी नहीं. तो बचा क्या? इट्स गोइंग टू बी एन अनबिलीवेबल सिचुएशन जहां पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें. और जब नहीं आ रहा होगा तो उस वक्त क्या करना होता है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट मनी, तो जब पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं, रियल एस्टेट में नहीं, और जब स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट कोलैप्स करेगा तो बहुत सारे बैंक्स भी कोलैप्स करेंगे. तो बैंक्स भी नहीं, करेंसी यानी कि पेपर का टुकड़ा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो वैसे ही कम होती रहती है, यूएस डेट भी नहीं, तो बचा क्या? समथिंग विच यू कैन होल्ड ऑन टू, दैट इज गोल्ड. हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे पिछले हजारों सालों में जब भी ऐसा कुछ होता है तो एवरीबडी रन टुवर्ड्स गोल्ड. अब लोग क्या बोल रहे हैं? गोल्ड तो बहुत ऊपर हो गया है. अब ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं? हिस्टोरिकली गोल्ड तब ऊपर जाता है जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है. अभी तो स्टॉक मार्केट पूरी वर्ल्ड में अपनी पीक पर है. S&P पीक पर है, नैस्डैक पीक पर है, निफ्टी पीक पर है. तो गोल्ड क्यों अपनी पीक पर है? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है. पहले क्रैश होता है, क्रैश होने के बाद में लिक्विडिटी चाहिए होती है, क्योंकि सबने अपनी पोजीशंस बनाई होती है स्टॉक मार्केट में, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो लोग गोल्ड और सिल्वर को बेचते हैं. तब उसमें भी टेम्पररी बेसिस पे कुछ टाइम के लिए क्रैश आता है, फिर बाद में गोल्ड और सिल्वर ऊपर भागता है. बट अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. अभी गोल्ड और सिल्वर ऊपर क्यों भाग रहा है? हिस्टोरिकली देख लो, कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ. जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तब गोल्ड ऊपर जाता है. अभी गोल्ड भी अपने टॉप पर है, रियल एस्टेट भी टॉप पर है. ये क्या हो रहा है? गोल्ड इज द अल्टीमेट सेफ हेवन. इसका मतलब समझते हो? जब हर तरफ से सब जवाब दे देते हैं तो आप जाते हो भगवान के पास में. तो एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड, सो द लास्ट रिजॉर्ट, द अल्टीमेट रिजॉर्ट इज गोल्ड. जिसकी तरफ कौन भाग रहे हैं? सेंट्रल बैंक्स भाग रहे हैं ऑलरेडी, जबकि अभी कुछ हुआ नहीं है. लोग भी भागना शुरू हो गए हैं.
जबकि अभी कुछ हुआ नहीं है, जबकि अभी करेंसीज कोलैप्स नहीं हुई है, फिएट करेंसीज। और मजे की बात क्या है कि ये अगर मैं सेशन कर रहा हूँ मान लो यूएस में, यूके में, जहाँ पर जो लोग हैं उनको पता नहीं है गोल्ड क्या है, सिल्वर क्या है, तो समझ आता है। आप लोग अपने घर में इसकी वैल्यू देखते आ रहे हो। अपनी दादी को, नानी को आपने देखा होगा, उनके लिए गोल्ड की, सिल्वर की क्या वैल्यू थी या है। और अगर आप लोग भी नहीं समझ पा रहे तो अब कोई क्या करे। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ। इससे और आगे अगर मैं चला गया, दैट्स गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल एडवाइस व्हिच आई कैन नॉट गिव। तो आई एम नॉट गिविंग एन एडवाइस कि क्या करो क्या ना करो, पर समझो तो सही मैं कह क्या रहा हूँ। आप गोल्ड की वैल्यू लगा रहे हो फिएट करेंसी के बेसिस पे, और अगर मेरी बात को ध्यान से सुन लिया है, ध्यान से समझ आ गया है, सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ फिएट करेंसीज इज लाइक अ पॉन्जी स्कीम। तो आप इल्यूजन ऑफ मनी को पकड़ करके बैठे हो, और जो रियल मनी है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है। जबकि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन में वो बिल्कुल क्लियर है, आज से नहीं पिछले हजारों सालों से बिल्कुल क्लियर है, और सिर्फ हमारे में नहीं पूरी दुनिया में क्लियर है। बट आप क्या कहते हो, वो महंगा है, सस्ता है। इट्स लाइक कि कोई बहुत बड़ा शिप है, वो डूब रहा है, और कोई आकर के आपको लाइफ जैकेट दे रहा है, और आप पूछ रहे हो कि कितने की है। नहीं ये तो बहुत महंगी है, सस्ती लगा लो। तो कहेगा कोई बात नहीं भाई, लिमिटेड है, तू नहीं लेगा कोई और ले लेगा, खत्म, मरोगे, डूबो मरो। इट्स द अल्टीमेट इंश्योरेंस। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? फॉर व्हाट? फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, नॉट फॉर मी। इट्स द अल्टीमेट रिजॉर्ट। ये अगर बात समझ आ गई है तो आपको समझ आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। फिर एक शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस होती है उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दोगे।